फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। अगले 2 मिनट में आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा 27 नवंबर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि संसद में कुछ लोग हुड़दंग करते हैं। ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाती है। मुंबई में यूबीटी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को दल का नेता चुना गया। वर्ली सीट पर शिंदे गुट के मिलन देवड़ा को हराकर आदित्य ठाकरे दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मान्यता खतरे में आ गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है। नियम के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कम से कम एक सीट या मतदान का 8% वोट मिलना जरूरी होता है, लेकिन एमएनएस एक भी मानदंड पूरा नहीं कर पाई। और अमेरिका में घूसकांड के बाद तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ देने का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया है। स्किल यूनिवर्सिटी के लिए इस रकम का प्रस्ताव था, लेकिन रेवंत रेड्डी सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। इस सब के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 7 साल बाद एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। कांटे के मुकाबले में एबीवीपी के प्रत्याशी को हराया गया है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव का पद एनएसयूआई के खाते में गया, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष और सचिव पद पर जीत दर्ज की है। अंडमान के समंदर में कोस्ट गार्ड ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप को पकड़ा है। कोस्ट गार्ड ने मछली पकड़ने वाली एक नाव से करीब 25,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की 5500 किलो ड्रग्स जब्त की है। अब यह जांच हो रही है कि इसकी सप्लाई कैसे होनी थी। और जम्मू कश्मीर के कटरा में चौथे दिन जारी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। दुकानदार और व्यापारी वैष्णो देवी मार्ग पर रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। पुलिस और सीआरपीएफ हालात काबू करने में जुटी हुई है। इस सबके बीच में एक्टर संजय दत्त मध्य प्रदेश में हो रही सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में शामिल हुए। वो बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते दिखे और सनातन धर्म की एकता का संदेश देते नजर आए। और महाराष्ट्र नतीजे के बाद पहले दिन शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी रही। सेंसेक्स 993 अंक और निफ्टी 314 अंक चढ़कर बंद हुआ। शेयर बाजार में उछाल से निवेशकों को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। आज सबसे पहले फिक्र की 2 जरूरी फाइलें खोलेंगे। एक फाइल पाकिस्तान की है और दूसरी फाइल उत्तर प्रदेश के संभल की है। पाकिस्तान वाली फाइल के समर्थकों के हंगामे वाले कारनामे दर्ज हैं। इस्लामाबाद में उनके उग्र प्रदर्शनों ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि इस बार इमरान के कई समर्थक सड़कों के अलावा पानी में तैर के भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इमरान खान की रिहाई की मांग पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं संभल की फाइल में मस्जिद के नाम पर सांप्रदायिक चिंगारी और सियासी अंगारे दोनों ही काफी जबरदस्त हैं। कल संभल में हुई हिंसा में 4 मौतों के बाद इस पूरे बवाल की गूंज 190 किलोमीटर दूर दिल्ली की संसद तक सुनाई दी। आप यूं समझिए कि इस्लामाबाद हो या फिर संभल, दोनों ही फाइलों में हंगामेदार तस्वीरों की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उन्हें देखकर शासन, प्रशासन और जनता तीनों की फिक्र बढ़ गई। फिक्र में सबसे पहले संभल का जिक्र जरूरी है। कल हुई हिंसा के बाद आज पुलिस ने जानकारी दी है कि संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन कड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं और आगे कोई उपद्रव ना हो, लिहाजा अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पहले एक्शन के बारे में बताते हैं। संभल हिंसा में अब तक करीब 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार लोगों में कुछ के पास से चाकू और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि हमलावर हथियारों के साथ आए थे। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें 6 नामजद और 2500 से ज्यादा अज्ञात हैं। नामजद में 2 प्रभावशाली लोगों के नाम हैं। एक तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। दूसरा नाम संभल के विधायक नवाब इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल का है और इन दोनों पर ही हिंसा भड़काने के आरोप हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी नाराज हैं। उन्होंने आज बर्क को साथ में लेकर लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की। उनसे कहा कि जियाउर रहमान बर्क कल संभल में नहीं थे। अखिलेश यादव ने यह दावा करके अपने सांसद के लिए संरक्षण की मांग भी की। वैसे प्रशासन की दूसरी कार्रवाई की बात करें तो तनाव को देखते हुए जिले में 30 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। 30 जिलों में 30 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। संभल तहसील में इंटरनेट सेवा मंगलवार तक सस्पेंड है।
12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को आज के लिए बंद रखा गया। 1 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। हिंसा प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों में ताले लगे हैं और हिंसा वाली जगह से कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। सवाल यह है कि संभल आखिर क्यों सुलग पड़ा? यहां की जामा मस्जिद के बाहर रविवार को अचानक से हजारों लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई? क्या सर्वे को लेकर कोई बड़ी अफवाह फैलाई गई? यह अफवाह किसने फैलाई? लोगों को किसने भड़काया? क्या यह सब कुछ साजिश के तहत हुआ? संभल हिंसा में गोली लगने से 4 युवकों की मौत हुई। इसके बाद यह मामला सियासी गलियारों में भी तूल पकड़ चुका है। इन मौतों को लेकर संभल की पुलिस राजनीतिक दलों के निशाने पर है, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अब जो दावे किए हैं उसने एक और साजिश की ओर इशारा किया। हम आपको यह डेवलपमेंट भी बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कुछ सेकंड में संभल में संग्राम पर फिक्र वाली ये रील देखिए। ये तस्वीरें निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली हैं। मस्जिद का जो बैक साइड है, ये वो जगह है जहां पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए, यहाँ पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए, ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे, ठीक मेरे बैक साइड में, यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। जब फोरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। एविडेंस उन्हें हो तो वो ज़रूर दिखाएं मुझे। एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। संभल में शाही जामा मस्जिद है, इसको लेकर विवाद उठते रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस लड़ाई के पीछे एक मुगल कालीन इतिहास है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन विवाद 19 नवंबर से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। 19 नवंबर को वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताकर दावा पेश किया था। कोर्ट ने 20 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया और 7 दिन में सर्वे का आदेश दिया। 29 नवंबर तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी थी। पहले चरण में टीम वीडियोग्राफी के बाद लौट आई थी। दूसरे चरण के लिए सर्वे की टीम रविवार यानी कल सुबह 7 बजे दोबारा मस्जिद पहुंची तो वहां हजारों लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। इसके बाद वहां पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी, गाड़ियां जलाई जाने लगी। इसी दौरान 4 युवकों की गोली लगने से मौत हो गई। बवाल इसके बाद और बढ़ गया। संभल के नाम पर दिल्ली तक राजनीति और तेज हो गई। राहुल गांधी ने कहा संभल हिंसा पर यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल बिगाड़ा। अखिलेश यादव ने कहा संभल में हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, पुलिस की गोली से लोगों की जान गई। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने आरोप लगाए यह फायरिंग नहीं मर्डर है। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने 4 मौतों पर सीधे सीधे DM SP पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, जबकि यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि सर्वे कोर्ट के आदेश पर हो रहा था। और मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह ने मारे गए 4 लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दावा किया कि उनकी मौत देसी बंदूक में इस्तेमाल होने वाले कारतूस से हुई है। और संभल में हिंसा उन नए लड़कों से कार्रवाई की गई जिनकी उम्र पढ़ने लिखने की थी। सोचिए जरा, उन नए लड़कों से करवाई गई जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी। इस पूरे मामले का सच आगे होने वाली विस्तृत जांच में पता चलेगा, लेकिन संभल में हिंसा पर राजनीतिक शोले कैसे भड़क रहे हैं, यह जुबानी फायरिंग भी देखिए। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार
जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। ये सोची समझी रणनीति के तहत इसे बांग्लादेश बनाना चाहता था। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई, ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही? संभल में बीजेपी के इस नापाक मंसूबे को जो वहां पर हुआ और वहां के सीईओ और एसडीएम की वजह से वहां पर 4 या 5 लोगों की जानें चले गई, गरीब बच्चों। इसमें तो 17 साल का कैफ बच्चा भी है। एफआईआर में 10 साल की उम्र के बच्चों का नाम लिख दिया गया है। तो ये तो सरासर जुल्म नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको आप? ये न्यायपालिका के आधार पर वहां पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। आपने संभल में बीते 24 घंटे में हुई हिंसा और उसके बाद हुई राजनीति का पूरा चक्र समझ लिया। अब आपको बताते हैं कि संभल की शाही मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या है। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसके पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी। इसका अनुवाद एनेट सुजैना बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया। ध्वस्तीकरण का यह आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था, और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है, जिसका नाम है आईना-ए अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईना-ए अकबरी किताब लिखी थी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है कि संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है, यहां गैंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। यह मंदिर एक ब्राह्मण का, 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया। संभल की मस्जिद में सर्वे का आदेश कोर्ट से आया, लेकिन सर्वे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि देश के अलग अलग शहरों में जब जब मस्जिद के मंदिर होने का दावा किया जाता है तो कोर्ट से सर्वे के आदेश भी मिल जाते हैं। तो इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में झांकना होगा। इसकी शुरुआत नरसिम्हा राव की सरकार में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और उस पर बाद में आए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से होती है। असल में 1991 में लागू किया गया उपासना स्थल कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मथुरा और काशी समेत धार्मिक स्थलों के मालिकाना हक को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कानूनी विवाद को रोकना था। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था, लेकिन 1991 में आए इसी कानून को मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि यह कानून किसी धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। मतलब ये कि किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में भले ही न बदला जा सके, लेकिन यह मस्जिद है या मंदिर है, सर्वे के जरिए पता लगाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। और 2022 में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन अब निचली अदालतों में हर बार मस्जिदों में सर्वे का आधार बन जाता है। ये हम ज्ञानवापी से जुड़े सर्वे के मामले में भी देख चुके हैं।
जिक्र में अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आ रही चौंकाने वाली तस्वीरों की। जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में चारों दिशाओं से लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना बड़ा जनसैलाब राजधानी की ओर बढ़ रहा है जिसने शहबाज शरीफ के दफ्तर तक हड़कंप मचा दिया है। इमरान खान ने 13 नवंबर को ऐलान किया था कि अब करो या मरो का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने समर्थकों से 24 नवंबर से पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़े प्रदर्शन की अपील की थी, जिसके बाद कल से ही इमरान के लाखों समर्थक इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और इस प्रदर्शन को कुचलने के लिए शहबाज की पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पाकिस्तान से जो तस्वीरें आ रही हैं उसने शहबाज के पूरे सिस्टम को हिला दिया है। शहबाज ने इस्लामाबाद में हर किसी की एंट्री को बैन कर दिया है। कुल 4000 से ज्यादा जवान सिर्फ इस्लामाबाद बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं और शहबाज की पुलिस इमरान के समर्थकों पर गोलियां बरसा रही है। इसके अलावा इमरान के समर्थकों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान के समर्थकों का यह काफिला ऐतिहासिक है। इसमें हजारों गाड़ियों में बैठकर लाखों लोग शहबाज के खिलाफ प्रदर्शन के लिए इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम लग गया है। शहबाज ने इन्हें रोकने के लिए सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर्स भी लगा दिए हैं, लेकिन इमरान के समर्थकों का जोश हाई था। गोलियों की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तान से आ रही कुछ तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। इमरान के आह्वान पर उनके समर्थक कुछ इस तरह नदियों को पार कर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इन समर्थकों के हाथों में पीटीआई के झंडे और इमरान खान की तस्वीर थी। पुलिस की नजरों से बचकर ये लोग नदी के रास्ते इस्लामाबाद तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। वहीं इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी भी लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आई कि उन पर लाठियां चलेंगी, गोलियां चलेंगी, लेकिन घबराना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा आप तस्वीरों में इमरान के समर्थक अली अमीन गंडापुर को भी देख सकते हैं, जो भारी भीड़ के बीच इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने 4000 से ज्यादा इमरान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 सांसद भी शामिल हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपील और ये सब कुछ तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापस आ गए हैं। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी स्वेरिंग इन के बाद इमरान को जेल से रिहा करने के लिए कोशिशें ज्यादा तेज हो जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसका इमरान के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा भी कहा जाता है। और शायद इसीलिए यह पूरा माहौल अभी इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। इमरान खान ने इस प्रदर्शन को फाइनल कॉल नाम दिया है, जिसे दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। दुनिया के 60 से ज्यादा शहरों में पीटीआई समर्थक इमरान खान की रिहाई के लिए मांग कर रहे हैं। पीटीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन के कई शहरों से प्रदर्शन की तस्वीरें शेयर की हैं। इस वीडियो में अमेरिका के फ्लोरिडा, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड, फ्रांस, लंदन, ब्रुसेल्स, जापान, ग्रीस, स्वीडन, सिडनी, जर्मनी, मेलबर्न, स्पेन और इटली से आ रही तस्वीरों को दिखाया गया है। और दुनिया भर में इमरान के समर्थकों की मांग क्या है वो भी देख लीजिए। इमरान समर्थकों की पहली मांग है इमरान खान और पीटीआई कार्यकर्ताओं की जल्द रिहाई। उनकी दूसरी मांग है पाकिस्तान के 26वें संविधान संशोधन एक्ट को वापस लिया जाए। तीसरी मांग है इमरान खान पर चलाए जा रहे केस वापस लिए जाएं। वैसे पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले उनका पार्टी चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनके जेल में रहते हुए ही इमरान समर्थकों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। लेकिन शहबाज ने बिलावल के समर्थन से सरकार बना ली और अब इमरान की अपील पर लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं। पाकिस्तान से आई बगावती तस्वीरों वाली ये रील देखिए। एक तरफ इमरान के लाखों समर्थकों ने इस्लामाबाद की तरफ ऐतिहासिक कूच किया, तो वहीं पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा भी धधक रहा है। इन दो तस्वीरों में देखिए कि आखिर पाकिस्तान कैसे धधक रहा है। एक तरफ इस्लामाबाद जा रहे लाखों इमरान समर्थकों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो वहीं पाकिस्तान के दूसरे हिस्से में शिया सुन्नी की लड़ाई में पिछले कुछ महीने में 150 लोगों की मौत हो गई है। 21 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा इलाके में शिया समुदाय के लोगों का काफिला गुजर रहा था, जिस पर घात लगाकर हमला किया गया। 50 लोग मारे गए। इसके बाद शिया समुदाय ने जवाबी हमला किया। 32 लोगों की मौत हुई। पिछले 4 दिनों में ही खैबर पख्तूनख्वा में 82 लोगों की मौत हो चुकी है। अब दोनों समुदायों के बीच 7 दिनों के लिए सीजफायर हो चुका है। दरअसल पाकिस्तान में पारा चिनार से 15 किलोमीटर साउथ में बोशेहरा गांव का एक जमीन का टुकड़ा शिया सुन्नी में विवाद की बड़ी वजह है।
इसे खेती के लिए सुन्नी जनजाति को पट्टे पर दिया गया है। इस पट्टे की टाइम लिमिट जुलाई में खत्म हो चुकी है, लेकिन सुन्नी मुसलमान इसे वापस करने से मना कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों समुदायों के बीच खून खराबा हो रहा है। फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। आज हमारी इस फाइल में 3 बड़ी और हंगामेदार खबरें हैं। महाराष्ट्र में नतीजे तो आए हैं, लेकिन अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल अब तक बना हुआ है। हमारी दूसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी है। पहले ही दिन इतना हंगामा हुआ कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे कि संसद सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नसीहत दी। सबसे पहले महाराष्ट्र की खबर पर आते हैं। नतीजे आए 2 दिन हो चुके हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की भी तैयारी है, लेकिन उस सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा। दावेदार 3 हैं, लेकिन कुर्सी 1 है। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है, तो इस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थकों को लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सीएम का दावा तो उन्हीं का बनता है। उधर अजीत पवार का खेमा यह दलील दे रहा है कि पिछली बार डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार कोई ऐसा फॉर्मूला बने कि वो भी सीएम बन जाए। इस बीच देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आज रात दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें तीनों शामिल हो रहे हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि इस समारोह के बाद देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इन नेताओं की मुलाकात हो सकती है। सीनियर नेताओं के साथ बैठक में सरकार बनाने के फॉर्मूले पर मोहर लगने की संभावना है। इसके बाद मंगलवार यानी 26 नवंबर को मुंबई में जाकर इस बात की औपचारिक घोषणा होगी कि सीएम बनने को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन को सूत्रों से पता चला है कि 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। फॉर्मूला 2-2-1 का होगा, मतलब 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसमें एक और पेच है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि फॉर्मूला 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5 साल का होना चाहिए। मसलन पिछली बार जो फॉर्मूला बना था उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम होना तय हुआ था, तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि अंतिम फॉर्मूला क्या होगा ये तो आधिकारिक ऐलान के बाद ही पता चलेगा। सीएम की कुर्सी का मसला इतना बड़ा हो चुका है कि अब तक बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। हालांकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपने अपने दल के नेता चुने जा चुके हैं, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार तक बीजेपी का नेता चुना जाएगा। इधर शिवसेना शिंदे गुट अपनी तरफ से सीएम पद का फॉर्मूला पहले दिन से ही आगे बढ़ाने में लगा है। शिवसेना के विधायकों का मानना है कि बीजेपी का बिहार वाला मॉडल महाराष्ट्र में लागू करना चाहिए। जैसे बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद बिहार में पॉपुलर फेस के आधार पर नीतीश कुमार को सीएम बनाया, उसी आधार पर यह पद एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए, क्योंकि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। शिंदे गुट ने दूसरा उदाहरण हरियाणा का दिया। दलील यह है कि जैसे हरियाणा में नायब सिंह सैनी के कामकाज के आधार पर चुनावी जीत हासिल की गई और उन्हें फिर से सीएम बनाया गया, वैसे ही लाडकी बहन और दूसरी लोक लुभावन योजनाएं शिंदे की अगुवाई में लागू हुई और जीत भी मिली। तो फिर सैनी की तरह शिंदे को ही सीएम पद का उपहार मिलना चाहिए। खैर, सबके अपने अपने दावे हैं और दावों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन सत्य यह है कि बीजेपी का संख्या बल और सीटों का वजन गठबंधन में बहुत ज्यादा है। पार्टी अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 13 सीट दूर है। बीजेपी के कुछ विधायकों का मानना है कि पिछली बार बीजेपी ने समझौते के तहत एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया था। ऐसे में इस बार शिंदे को खुद आगे आकर देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान करना चाहिए। यहाँ एक बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि 26 नवंबर को राज्य में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसी वजह से कल एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना होगा। ऐसे में सरकार बनाने के लिए महायुति के पास वक्त और विकल्प दोनों कम है। देवेंद्र जी आगे बढ़ो। We worked as a team and the success has gone to all the 3 parties equally. So there is no question of any dispute or difference. So we have to give 1 or 2 days before we all sit together and then we'll find a solution. There will be no fight as our dear opponents are trying to imagine. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करे, मोदी शाह तय करे। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी।
और अब बात संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से हंगामेदार शुरुआत हुई। वैसे भी पिछले कुछ साल से यही होता रहा है। ये एक तरीके से परंपरा बन चुकी है, जिसका नेता बखूबी पालन कर रहे हैं। पहले सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक होती है, फिर जब सेशन शुरू होता है तो शोर होने लगता है। आज भी ये परंपरा कायम रही। वैसे भी कयास तो पहले से लग रहे थे। संभल हिंसा और अडानी घूसकांड समेत अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष हल्ला बोलेगा। वही हुआ। लगातार हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदन की कार्रवाई 27 नवंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कल मंगलवार को संविधान दिवस के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। शीत सत्र के पहले दिन लोकसभा में पीएम मोदी भी मौजूद रहे, लेकिन यह सत्र कैसा होने वाला है, इसका ट्रेलर आज देखिए। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे। तो सांसद के रूप में मैं चाहता हूँ कि आए, यहाँ बात किए, चर्चा किए। हम तो बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके लिए तो दोनों साइड की जरा सहमति भी चाहिए। बस यही बात दिया। 2 बैसाखी पर आप टिके हैं, जय दिन चल जाएं। तो जनता ने अगर नकारा किसी को है तो मोदी जी आपको, आपकी गारंटी को, आपके नारे को और आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो उस जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, न कि उससे गुस्सा करके और उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे जहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है और फिर हम डिसीजन और सहमति पे पहुँचते हैं और वहाँ केवल हंगामा। आखिर प्रधानमंत्री जी हों, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार हर विषय पे चर्चा कराने के लिए तैयार है। It's the right to ask questions here and to demand answers. Why not allow it? The onus is on the government to make the house function. जो इंडी अलायंस है, विपक्ष है, उसके लिए जनता का दुख दर्द, देश का विकास कहीं भी मायने नहीं रखता। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बीच एक बहस आकर्षण का केंद्र बनी। हो सकता है संसद स्थगित होने की वजह से आप इसे देखने से चूक गए। ये बहस थी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मुद्दा अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वत देने के आरोपों का था। एक तरफ खड़गे के नकीले सवाल थे तो दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के नियम कानून। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे ये दोनों अडानी घूसकांड को लेकर आमने सामने आ गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। Not on 267. 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain because the Adani 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is going on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. संसद से हंगामे की तस्वीरें तब आईं जब सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने विपक्ष से शांति की अपील की। उन्होंने सार्थक चर्चा पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में संविधान का जिक्र करते हुए पीएम ने आरोप लगाया कि दुर्भाग्य से कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ की वजह से व्यवधान डालते हैं। देश की जनता उनके व्यवहार को देखती है और समय आने पर सजा देती है। 80 से 90 बार जनता ने जिन्हें लगातार नकार दिया वो चर्चा नहीं होने देते। मुट्ठी भर लोग संसद को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें जनता ने अस्वीकार कर दिया। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-90 बार
जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। और फिक्र में अगली खबर थोड़ी हटकर है। क्या आप गूगल मैप्स पर भरोसा करते हैं? क्या आपकी कार में गूगल मैप्स के सहारे सड़क पर कई बार आपने जीपीएस ट्रैक किया है? तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बरेली में गूगल मैप्स पर भरोसा करने वाले 3 लोगों का पुल पर मौत वाले मोड़ से सामना हो गया। बरेली की इस खबर में दावा यही है कि गूगल मैप्स की गलती की वजह से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। नितिन, अमित और अजीत नाम के ये तीनों लड़के बहन की शादी में दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे थे। गाड़ी चला रहे शख्स ने मोबाइल में गूगल मैप्स पर फर्रुखाबाद की लोकेशन सेट की थी, लेकिन मैप के बताने पर कार बरेली के फरीदपुर से बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले गंगा पुल पर चढ़ा दी। ये वो गंगा पुल था जो वर्ष 2022 में आई बाढ़ में टूटकर बह गया था। दावा है प्रशासन की ओर से इस टूटे हुए पुल को बंद नहीं किया गया था और ना ही गूगल मैप्स ने पुल के टूटे होने का कोई संकेत दिया, क्योंकि कोहरे से विजिबिलिटी थोड़ी कम थी। इसीलिए इन तीनों लड़कों को पता तक नहीं चला और कार टूटे हुए पुल से नीचे रामगंगा नदी में गिर गई। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब हम आपको एक एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बरेली में हादसा कैसे हुआ। जैसा हमने आपको बताया कि सड़क पर विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसीलिए दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे इन लड़कों ने गूगल मैप्स की मदद ली, लेकिन मैप्स एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने की कीमत इन तीनों ने अपनी जान देकर चुकाई, क्योंकि कार सीधे पुल से नीचे गिर गई। इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि कार में मौजूद ये सभी लड़के अपने बहन की शादी में जा रहे थे। इनमें 2 सगे भाई थे। रविवार को बहन की शादी थी, लेकिन उसी दिन घर में बेटों की मौत की खबर पहुंची तो हर कोई टूट गया। नेविगेशन सिस्टम से मौत के सच की पड़ताल करती TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। गाजियाबाद से एक कार टैक्सी करके 3 लोग जा रहे थे और 2 उसमें चचेरे सहेरे भाई हैं। वो अपने जनपद यानी कि फर्रुखाबाद के लिए जा रहे थे। पुल के माध्यम से वे गूगल मैप के माध्यम से वो फरीदपुर बरेली होते हुए फर्रुखाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें कहीं नहीं बताया कि आगे पुल टूटा हुआ। सामने की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यहाँ जो पुल की समाप्ति है, टूटा हुआ पुल है, उसके बाद जो कार सवार थे वो इसी 25 से 30 फीट नीचे जाके ये रामगंगा की नदी है उसमें जाकर इसी कार में जो 3 लोग सवार थे उनकी दर्दनाक इसमें गिरने से मौत हो गई। जो पुल था उसके सामने कोई भी, यहाँ देखिए तस्वीरों दिखाऊं एक बार, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं किया गया। जिस तरफ से पुल आता उधर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया था। जो कार सवार थे उन्हें कोई अंदाजा नहीं हुआ, वह गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं कि आगे पुल भी टूटा हुआ होगा। वैसे बरेली की इस घटना पर TV9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर हुआ है। शासन इस लापरवाही पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। पुल निर्माण से संबंधित 4 इंजीनियर समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। FIR में अधिकारियों की लापरवाही, जानबूझकर बैरिकेड और रिफ्लेक्टर बोर्ड नहीं लगाने के आरोप है। हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL की। वैसे तो BCCI दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन इस लीग में प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश हो रही है। इसमें ऋषभ पंत ने वो रिकॉर्ड बनाया है जिसमें वो IPL इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं। उनका बेस प्राइस सिर्फ 2 करोड़ रुपए था, लेकिन उन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। IPL में 2 दिन तक खिलाड़ियों की नीलामी हुई। पहले दिन 72 खिलाड़ियों पर कुल 467 करोड़ 95 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें 24 खिलाड़ी विदेशी थे, जबकि दूसरे दिन भी खिलाड़ियों पर करोड़ों की बारिश हुई। तो अब थोड़ा सा नोटों वाला हिसाब किताब कर लेते हैं। पहले पूरे IPL में हो रही नोट वर्षा का हिसाब किताब करेंगे, इसके बाद IPL ऑक्शन में सबसे महंगे दाम में बिकने वाले ऋषभ पंत का नोट मीटर दिखाएंगे। अब जरा आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL में अब तक कुल 149 खिलाड़ी बिके। इनमें से 53 खिलाड़ी विदेशी हैं और जो रकम खिलाड़ियों पर बरसाई गई है वो है 618 करोड़ 35 लाख रुपए, और ये नीलामी अब भी जारी है। आप समझ रहे हैं ना,
ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बजट से भी ज्यादा है। यानी ये रकम भारत में होने वाली क्रिकेट लीग में सिर्फ 1 से 1.5 महीने में लौटा दी जाती है, जितना पाकिस्तान पूरे साल में अपनी टीम पर खर्चा नहीं कर पाता। अब ऋषभ पंत का नंबर है, उनका नोट मीटर आपको हैरान कर देगा। हमने पिछले टूर्नामेंट में होने वाले मैचेस की संख्या और कुछ अन्य फैक्ट्स का अनुमान लगाते हुए इस डेटा शीट को तैयार किया है। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में बिके हैं। एक आईपीएल में फाइनल मुकाबले से पहले औसतन 14 लीग मैच होते हैं। इस हिसाब से देखें तो एक आईपीएल मैच खेलने के लिए ऋषभ पंत को 2025 में होने वाले सीजन में लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए मिलेंगे। अगर मान लिया जाए कि एक आईपीएल मैच करीब 4 घंटे तक चलता है तो एक मैच में हर घंटे के हिसाब से ऋषभ पंत को लगभग 48 लाख रुपए मिलेंगे। 48 लाख रुपए हर घंटे।